नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा का विषय बहुत साधारण, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल आधारभूत है। यानी अगर एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो जो 3 मुख्य प्रश्न सबसे पहले पूछे जाते हैं, आज मैं उनकी चर्चा करूंगा। बिल्कुल एलिमेंट्री चीज, बिल्कुल नई चीज सीखने की है ना, मतलब नई नहीं है, लेकिन जो शुरुआत में सवाल पूछे जाते हैं वो क्या है और उसका हल क्या है। तो जब भी छोटे बच्चे की कुंडली बनेगी या जिसका नया नया जन्म होता है, पहला सवाल होता है कि बच्चा मूलों में है या नहीं। दूसरा होता है मंगली है या नहीं। तीसरा होता है उसके पाए क्या हैं। तो आज इन्हीं विषय पर चर्चा करते हैं कि ये सब चीजें देखनी कैसी हैं, इसका क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन रहता है। कुछ लोग कहते हैं पाया ये है, कुछ कहते हैं पाया ये है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये विषय इस तरह से आपको समझाऊं कि आप अपनी जन्म कुंडली लें, उसे देखें तो आपको 5 सेकंड में ये बात समझ आ जाए कि आपके पाए क्या हैं। ठीक है, तो पहला सवाल हमारा कि हमारे पाए क्या होते हैं। मोटे तौर पर इसका अर्थ क्या है। पाए मतलब पैर। हमने इन्हें समझने के लिए 4 धातुओं में बांटा हुआ है: सोना, चांदी, तांबा और लोहा। लगन से इसको देखना है। आपकी लगन वो कोई भी हो, आपकी लगन का नंबर कोई भी हो, 12 में से कोई भी लगन हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लगन से पहले घर में, छठे घर में और 11वें घर में अगर चंद्र होगा तो, जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, तो वो सोने के पांव का होगा। अब इसे कष्टकारी समझा जाता है स्वास्थ्य के हिसाब से। थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। पहला घर हमारे स्वास्थ्य का ही है और वहां चंद्र रहेगा तो चंद्र जल तत्व का रहता है। तो एक मोटा मोटा आप अंदाजा समझ सकते हैं कि थोड़े से नाजुक हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि लग्न भी वही हो गई और चंद्र लगन में बैठे तो स्वास्थ्य पे थोड़ा दबाव आया। दूसरा भाव कौन सा है? छठा घर। छठा घर हमारे शत्रुओं का और बीमारियों का है। चंद्र के वहां बैठने से भी थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को दिक्कत आई, यानी लगन से छठा। और अब छठे भाव से छठा भाव गिनोगे तो 11वां। तो 11वें भाव में भी कुछ हद तक हम बीमारियों और स्वास्थ्य के संबंध में देख सकते हैं, भावात भावम के हिसाब से। तो क्यों सोने के पैरों में पैदा होने वाले को ऐसा समझा जाता है कि वो हेल्थ के हिसाब से कष्टकारी होगा, उसका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित ज्यादा होगा, क्योंकि वो लग्न, छठा घर बीमारियां और छठे से छठा घर फिर से बीमारियां, इन भावों में चंद्र होता है। तो ये उसका तरीका है कि ऐसा क्यों समझा जाता है। अगला ले लेते हैं चांदी के पाए। तो लगन से गिनने पर दूसरे, 5वें और 9वें भाव में अगर चंद्र आपकी जन्म कुंडली में लिखा है तो आप चांदी के पाए से हैं। चांदी के पाए को मान सम्मान बढ़ाने वाला, यश बढ़ाने वाला समझा जाता है। सोचिए ऐसा क्यों। चंद्र कहां बैठा है? पहला आपकी भाषा के घर में, सेकंड भाव, कुटुंब के साथ तालमेल। चंद्र मीठा ग्रह है, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी, आप बोलोगे अच्छा, आपका तार्किक ज्ञान अच्छा होगा। एक 5वां घर क्या है? हमारे ज्ञान का, बुद्धि का, सामर्थ्य का, सही मौके पे सही फैसले, दोनों बातें अच्छी हो गई। और उसके बाद 9वां घर क्या है? पंचम से पंचम, 5वें भाव से 5वां भाव, यानी फिर से हमारी ज्ञान की बात यहां पर हो गई, 5वें भाव से 5वां भाव। तो कुल मिलाकर ऐसा आदमी, ऐसा समझा जाता है, सोफिस्टिकेटेड होगा, अच्छी लैंग्वेज बोलता होगा, कुटुंब से तालमेल करेगा, माता पिता, माँ, खासतौर पर पिता, देखिए 9वां घर पिता का भी है, तो पिता से उसके तालमेल अच्छे होंगे, संतान से तालमेल अच्छे होंगे, ज्ञानी होगा। और पंचम भाव से पंचम भाव भी ज्ञान का हो गया। तो ये एक विचारधारा जरूर इसके पीछे रही होगी कि ऐसे लोग मान सम्मान बढ़ाने वाले होते हैं। ठीक। अब एक और वैरायटी, तांबे के पांव। तीसरे, 7वें और 10वें भाव में अगर चंद्र होगा तो आप तांबे के पांव से जन्म हुए माने जाएंगे। सोचते हैं कि इसको हम भाग्यशाली मानते हैं, लकी होते हैं ऐसे लोग, बहुत तरक्की करते हैं, उनको लाभ होता है। आधार क्या होगा इसका? गौर करते हैं। तीसरा घर हमारे कर्म का है, हमारे एफर्ट्स का है, हमारे प्रयासों का है। तो यहां चंद्र रहेगा तो हम हमारे प्रयासों में शुद्धता रखेंगे, प्रयास हमारे अच्छे होंगे, प्रयासों से लाभ हमें मिल सकता है, ये एक विचार। 7वां भाव क्या है? लगन से 7वां,
या दशम भाव से दशम यानी स्टेटस, तो हमारे भाग्य को बढ़ाने वाला है, हमारे जीवन स्तर को बढ़ाने वाला है। और 10वां घर तो 10वां लगन से है ही। तो गौर कीजिए, तीसरा घर प्रयास, 10वां घर हमारे प्रयास और हमारे एफर्ट्स, और दशम भाव से दशम भाव हो गया 7वां घर। तो ये भाग्यशाली कैसे हुआ कि उसकी मेहनत अच्छी होगी, उसके प्रयास अच्छे होंगे, उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, और वो दशम भाव से दशम भाव के कारण 7वां घर भी हमारे स्टेटस के हिसाब से हम देखते हैं। तो ये एक विचार जरूर रहा होगा बुजुर्गों का इस पाए को बांटते समय कि क्यों तांबे के पैर वाले भाग्यशाली होते हैं। अब आता है चौथा, लोहे के पांव। चौथे, 8वें और 12वें घर में अगर चंद्र है तो आप लोहे के जन्म वाले माने जाएंगे। अब इन्हें संघर्ष करने वाला, यानी बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ता है जीवन में हर चीज को पाने के लिए, ऐसा समझा जाता है। इसके पीछे की क्या विचारधारा हो सकती है, उस पर एक विचार करते हैं। चौथा घर हमारे सुखों का है, मां का भी है, और वहां पे चंद्र है। अब अगर चंद्र पर कोई कुदृष्टि पड़ी तो मां पर भी कुदृष्टि पड़ी, मन पर भी पड़ी, स्वास्थ्य पर भी पड़ी, तो शायद इस कारण चौथा घर में चंद्र का रहना ठीक नहीं समझा गया होगा। लेकिन अगर चंद्र बहुत बलवान है और उस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो ये बात उतनी लागू नहीं होगी। लेकिन अभी उतना ही लेके चलते हैं जितना हम देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है। तो चौथे घर में चंद्र मां को बिलोंग करता है। चौथे घर का वो एक तरह से वहां पे वो बलि भी होता है, स्थान बलि भी है, बहुत सारे उसको गुण प्राप्त हैं उसके चौथे घर के। नैसर्गिक भी वहीं का स्वामी है चौथे घर का। लेकिन चंद्र पर कारक भी हो गया और वहीं पर बैठा है, नैसर्गिक भी है, और अगर खराब हो तो गड़बड़। तो चौथा घर सुखों को खराब कर सकता है। 8वां घर हमारे जीवन के अंत का, मृत्यु का कंट्रोलर है, इसलिए वहां रहेगा चंद्र तो संघर्ष ज्यादा, ब्लड प्रेशर की दिक्कतें, यूरिन की दिक्कतें, यानी स्वास्थ्य से संबंधित भारी तकलीफें होंगी जिनके लिए सामना करना पड़ेगा, सेविंग्स में दिक्कतें आएंगी। 12वां घर हमारे खर्चों का है, हम जो कुछ कमा रहे हैं वो ज्यादा खर्च हो रहा है या ज्यादा आनंद नहीं आ रहा है। अब देखिए, चौथे घर में चंद्र बैठा तो मां वाली समस्या, अष्टम में गया तो मां से दूर विदेश जाना, संघर्ष ज्यादा बढ़ गया, मां का साथ कम मिल पाना, और 12वें जाने पर भी मां से दूर हो जाने की स्थिति बनी। तो कुल मिलाकर ऐसे लोगों को संघर्ष ज्यादा करते हैं। तो इसका तरीका क्या है? कुछ लोग तांबे के पाए को बेस्ट, चांदी सेकंड, सोना तीसरे नंबर पे, लोहा लास्ट। कुछ लोग तांबे और चांदी को एक जैसा लेके चलते हैं, बराबर बराबर प्रभाव, सोने का तीसरे नंबर पे और लोहा चौथे नंबर पे। बहरहाल आप कैसे भी उसको पढ़ लीजिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना, सिर्फ अपनी जन्म कुंडली रखें और देखें चंद्र कहाँ है, वहां से गिनती गिने। टेबल आपके सामने है, तो इस टेबल के हिसाब से आपको तुरंत पता चल जाएगा और उसका क्या प्रभाव है वो मैंने बता दिया। चलिए अब दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा सवाल है कि हम मूलों में है या नहीं। कुल 27 नक्षत्र हैं, मैक्सिमम 28वां भी होता है अभिजीत नक्षत्र पर, आमतौर पर उसे काउंट नहीं करते, वो बहुत कम समय के लिए होता है, 27 लेते हैं। इसमें से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो मूलों में आते हैं। उन 6 नक्षत्र को जो मैं टेबल आपको दिखा रहा हूं, मैंने उसको सर्किल में या स्क्वायर में, रेक्टेंगल में कर दिया है, अंडरलाइन कर दिया, एक तरह से ब्रैकेट कर दिया, जिससे कि आप उसे पहचान सकें। तो जब आप अपनी जन्म कुंडली देखें और उसमें अपना नक्षत्र पढ़ें, अगर वो नक्षत्र इन 6 में से कोई सा है तो आप मूलों में हैं। क्या इसके पीछे का भेद है कि मूलों के 3 नक्षत्रों के जो मूल हैं उनकी जो दशा शुरू होती है, या जो उस नक्षत्र के स्वामी है वो केतु होते हैं और 3 के बुध। तो थोड़े से कष्टकारी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही मूल कष्टकारी होते हैं, लेकिन आमतौर पर मूलों में हो या नहीं, कौन सा बुरा है कौन सा अच्छा है, ये तो फिर विषय बड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि इनमें होना आपके लिए कष्टकारी है या आप मूलों में काउंट हो गए। तो कहां कौन कौन से मूल, कौन कौन से नक्षत्र किस पे भारी हैं, वो भी एक डिटेल्ड है, मैं आपको फिर कभी बताता हूं उसके बारे में। अब एक तीसरा जो बिल्कुल आधारभूत सवाल होता है, साहब देखिए बच्चा मंगलिक है या नहीं। बिल्कुल सिंपल तरीके से इस बात को बताता हूं, ज्यादा सोचना नहीं, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। आपकी कोई सी भी लग्न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस पर इस तरह एक एरो खींचें जैसे मैंने खींच के दिखाया है। ये एरो फिक्स 5 हाउसेज में से होके निकल रहा है। अगर इन 5 भावों में
से कहीं भी मंगल शब्द लिखा है, यानी मंगल ग्रह इन 5 भावों में कहीं भी है, तो आप कंफर्म मंगलिक हैं। मंगलिक के कैंसिलेशन के भी बड़े सारे रूल्स हैं, वो फिर कभी बताऊंगा, लेकिन सिर्फ मंगलिक अगर चेक करना है तो उसका ये रूल है। आप चाहें तो इसे जैसे मेष लगन की कुंडली आप ले लें, खींचिए, हमें लगन से कोई तात्पर्य नहीं है, उसका कोई सा भी लगन होगा। तो अब आपको हमारे सामने पता है कि मीन राशि में यानी 12 नंबर पे मंगल लिखा है, 1 नंबर पे लिखा है, 4 पे लिखा है, 7 पे लिखा है, 8 पे लिखा है, इन 4 में से कहीं भी मंगल लिखा है तो आप मंगलिक हो गए। एक और एग्जांपल सिंह लगन का ले लेते हैं। सिंह लगन की कुंडली में अगर आपके कर्क में, सिंह में, वृश्चिक में, कुंभ में और मीन में अगर मंगल लिखा है, यानी आपको अपनी जन्म कुंडली लेनी है, कुछ नहीं सोचना, एक एरो खींचना है और उस एरो के अंदर अगर मंगल लिखा है उन 5 भावों में होके जहां से जा रहा है तो आप मंगलिक हैं। तो ये बिल्कुल आधारभूत बातें थी। जैसे ही कोई जन्म कुंडली दिखाता है तो उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है। एक आम आदमी इन 3 विषयों को जरूर जानता है कि भाई मैं मूलों में हूं कि नहीं, मैं मंगलिक हूं कि नहीं, और मेरे पांव कौन से हैं, या पावे पड़वा। पाए में भी बहुत सारी चीजें हैं, नक्षत्र का भी पाए होता है, लेकिन ये मैंने राशि पाए के संबंध में चर्चा की। तो मुझे उम्मीद है ये विषय पसंद आया होगा। आप अपनी कुंडली देखकर तीनों चीजों को चेक करें कि आप मंगलिक हैं कि नहीं, आपके पाए कौन से हैं और आप मूलों में हैं कि नहीं, और इस विषय का आनंद लें। कोई चीज नहीं समझ आई कमेंट कीजिए, मुझसे जितना पॉसिबल है मैं उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।